चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध के दफ्तर की तज़ीन और आराइश के फंड में करप्शन के खिलाफ काम करने वाले इदारे को चूना लगा दिया गया। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट इन एक्शन है। वर्क्स एंड सर्विसेज के अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के 6 अफसरान तलब कर लिए गए। तलब किए जाने वालों में 5 इंजीनियर्स, 1 इलेक्ट्रीशियन शामिल। ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए थे। इसी पर मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे मिराज अख्तर से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल कराची से बड़ी दिलचस्प खबर है क्योंकि महकमा एंटी करप्शन जो है वो इंसदाद बदउनवानी यानी कि करप्शन के ख़िलाफ़ काम करता है और ज़ाहिर सी बात है वो लोगों को पकड़ता भी है और उनसे रिकवरीज भी करवाता है। इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि उनको खुद चूना लगा दिया गया है। चेयरमैन एंटी करप्शन के ऑफिस की जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए फ़ंड जारी किए गए थे 1 करोड़ 16 लाख रुपए। तो ये फ़ंड जारी करने के बाद उसकी मेंटेनेंस का काम हुआ, रिपेयरिंग हुई, बहुत अच्छा सा उसको बना दिया गया। लेकिन बाद में चंद माह बाद ही ये फील हुआ वहाँ के जो बैठे हुए अफसरान है कि भाई यहाँ जो सामान लगाया गया है, जो चीज़ें लगाई गई हैं वो इतनी मयारी नहीं बल्कि गैर मयारी लगाई गई हैं। तो इस पर जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है इसके डायरेक्टर इंक्वायरीज 2 हैं रियाज लगारी, उनकी जानिब से इस पर तहकीकात का आगाज़ किया गया है। वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट जो महकमा सिंध का है उसके 6 जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स और 1 इलेक्ट्रिशियन को नोटिस जारी किए गए हैं और इन नोटिस में ये लिखा गया है कि भाई आपने जो चेयरमैन एंटी करप्शन के ऑफिस में मेंटेनेंस का और रिपेयरिंग का काम किया था उसका जो फ़ंड इस्तेमाल हुआ था उसकी मुकम्मल तफसीलात उन्हें फ़राहम की जाए, मुकम्मल रिकॉर्ड उनको फ़राहम किया जाए, किस किस को कितनी पेमेंट्स दी गई, कौन कौन के साथ सामान कहाँ से ख़रीदा गया, उस सामान का म्यार कहाँ था, उसको क्या था और उस म्यार को चेक करने का क्या बंदोबस्त किया गया था। तो तमाम चीज़ों को जो है पूरा रिकॉर्ड उनको लाने की हिदायत की गई है और 5 फरवरी को उनको जो है वो तलब किया गया। 5 फरवरी को वो जो है सिंध सेक्रेटेरिएट में जो चेयरमैन एंटी करप्शन का ऑफिस है उसी के 2nd फ्लोर पर जो है वो पेश होंगे और अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। सूरत हाल ये है कि एंटी करप्शन जैसा जो इदारा है उसको भी चूना लगा दिया गया। तो महकमे जो दूसरे सिंध में काम कर रहे हैं जैसे इसमें पुलिस भी शामिल है और दीगर महकमे भी शामिल हैं, उनमें करप्शन के मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये जो इंक्वायरी शुरू हुई है इससे अंदाज़ा होता है कि अब एंटी करप्शन जो है वो उसने डंडा उठा लिया है और अब जो दीगर इदारे इसमें काम कर रहे हैं करप्शन के हवाले से उनकी भी बारी आने वाली है। जी अच्छा मिराज अख्तर, ये भी बताएगा कि अमूमन हम देखते हैं जब भी फंड्स की तफसीलात मांगी जाती हैं तो ताखीर की जाती है, तो क्या लगता है कि मज़ीद और कब तक ये फराहम करेंगे तफसीलात और क्या इसकी डेडलाइन क्या मुकर्रर की गई है? देखिए इसकी डेडलाइन तो फिलहाल उनको जो है 5 फरवरी को तलब किया गया रिकॉर्ड के साथ और अमूमन ये होता है कि जब भी किसी करप्शन के केस की तहकीकात शुरू होती हैं तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है पूरा रिकॉर्ड एक मांगा जाता है। अब उस रिकॉर्ड को देने वाले अगर मुबैना तौर पर उस करप्शन में मुलविस होते हैं तो वो हर तौर पर कोशिश करते हैं, अपनी पूरी उनकी कोशिश ये होती है कि वो किसी न किसी तरह सोर्स लगा कर बासर अफराद से फ़ोन करवा कर, वज़रा से या मिनिस्टर से फ़ोन करवा कर इस इंक्वायरी को दबवा दें। लेकिन अब इस दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है इस इंक्वायरी को दबाएगा नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्टली किसी और डिपार्टमेंट के साथ जो है करप्शन का मामला नहीं हुआ, उन्हीं के डिपार्टमेंट के साथ हुआ है। तो इसलिए लगता है कि इसकी इंक्वायरी जो है वो कोई पुरअसर साबित होगी और इसमें यह भी कहा जा रहा है एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से इसमें अगर इंक्वायरी में तहकीकात में करप्शन साबित हो जाती है तो जो जो लोग इसमें मुलविस हैं उन सब के खिलाफ बाकायदा FIR का इंदराज भी किया जाएगा। जी मिराज अख्तर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नौजवान के प्यार का बुखार अमेरिकन खातून के सर चढ़कर बोलने लगा। अमेरिकन खातून की चलती एम्बुलेंस में हंगामा आई। शारे फैसल पर टीपू सुल्तान के करीब एम्बुलेंस को रुकवा लिया। अमेरिकन खातून छिपा हेडक्वार्टर से टीपू सुल्तान थाने का बोलकर निकली। खातून एम्बुलेंस से निकलकर सड़क पर भागने लगी। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल सना, देखिए उनीजा जो है कल तो वो गार्डन के रिहायशी अपार्टमेंट के लिए जहमत बनी रही, आज जो है वो रेस्क्यू रजा एहलकार जो है उनके लिए जहमत बनी हुई है। सुबह से ही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जैसी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई 2 लफ्ज़ ही बोले गए थे कि उनीजा जो है वो एकदम खड़ी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदनज़मी हुई। उसके बाद जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई उनीजा पहले निकल कर रोड पर आई, रोड पर ट्रैफिक जाम हुआ। उसके बाद जो है फिर वो आगे पीछे होती हुई, जब मैंने उससे सवाल किया कि आप कहाँ जाना चाहती हैं तो उसका कहना था कि पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। फिर
उसको जो है वो ऐदी छिपा एम्बुलेंस के जरिए जो है वो एम्बुलेंस में बिठाया गया गाड़ी में, और उसको जो है पहले टीपू सुल्तान थाने ले जाया गया। वहां वो उतरने को तैयार नहीं हुई, फिर उसने गेस्ट हाउस का मुतालबा किया। जब उसको गेस्ट हाउस में ले जा रहे थे कि रास्ते में उसने हंगामा आराई कर दी और उतरकर फिर सड़क पर आ गई। सड़क से उतरकर फिर वो एक रक्शे में बैठी, रक्शे में जैसी बैठी रक्षा खराब हो गया, फिर उसको कुछ देर रोड पर रोका गया। उसके बाद फिर रक्षा जैसी सही हुआ आगे चल के, फिर उसके बाद उसने दोबारा हंगामा आराई शुरू कर दी। जब वो अब से कुछ देर कबल एक निजी यहाँ पर ही गेस्ट हाउस है, उसमें जब वो पहुंची तो गेस्ट हाउस वाले जो है वो उसको कमरा देने को तैयार नहीं थे। फिर वो दूसरे गेस्ट हाउस गई, दूसरे गेस्ट हाउस से जो है वो वहां पर भी उसको कोई देने को तैयार नहीं था। फिर वो तीसरे गेस्ट हाउस, और अब यहाँ से भी एक और जगह वो मूव कर गई है। रेस्क्यू रजाकार जो है वो सर पकड़कर बैठ गए हैं। खातून जो है वो कभी कुछ कहती है तो 5 मिनट बाद कुछ लफ्ज अपने बिल्कुल जो है वो लफ्ज चेंज कर लेती है। ऐसा ही रमजान छिपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही कहना था कि खातून 5 मिनट पहले जो है वो कुछ और बात करती है, 5 मिनट बाद उसका स्टेटमेंट जो होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इसीलिए रमजान छिपा ने उसको जो है वो ये भी बताया कि उसकी ज़हनी हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। कल रात से तो वो छिपा हेडक्वार्टर में मौजूद थी, लेकिन आज सुबह जो है जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उसको नीचे लाए गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही उसने रोड पर आ गई। उसके बाद फिर वो आगे पीछे होती हुई गाड़ी में बैठी, गाड़ी में एक गेस्ट हाउस, फिर दूसरे गेस्ट हाउस, अब वो पता नहीं नामालूम एक मुकाम पर दोबारा चली गई है। उसके साथ जो है वो रेस्क्यू रजाकार मौजूद हैं, लेकिन ताहल जो है वो गेस्ट हाउसों में ही घूम रही है। गेस्ट हाउस वाले जो है वो उसको कमरा देने को तैयार नहीं है। जी सना। अच्छा उसामा मलिक, हम ये भी देख रहे हैं कि ये इशू तो बहुत हाईलाइट हो चुका है और अमेरिकन खातून की जानिब से ये भी कहा गया है कि मैं अपने महबूब को साथ लेकर ही अमेरिका जाऊंगी। तो लड़के के हवाले से बताएगा कि अभी तक क्या तफसीलात आपके पास है, नहीं कि लड़के को ढूंढने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या लड़का अभी तक मिला है या नहीं? बिल्कुल देखें, अभी तक ताहाल जो है अहमद निदाल 19 साला वो परसों रात से जो है वो गार्डन के अपार्टमेंट अली आर्किड से जो है अपनी गाड़ी में फरार हो गया था। ताहाल उसकी तलाश जो है वो जारी है, लेकिन इस वक्त तक वो नहीं मिल चुका है। वही खातून का यही मुतालबा था। कल भी जब हमारी उससे बात हुई तो उसका यही कहना था कि वो अली से मुलाकात करेगी, और आज रमज़ान छिपा का भी यही कहना था कि उसका यही कह रही है कि बस मुझे मेरे महबूब से मिलवा दो। उसकी एक ही रट थी, उसके अलावा वो पैसों का भी मुतालबा कर रही है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसका कहना था कि मैं उसको जो है वो 100K मतलब $1,00,000 उसको जो है वो रकम दी जाए, तकरीबन $20,000 उसका कहना था कि मैं अपने लिए मांग रही हूँ, जबकि 80 जो है वो इस मुल्क की। उसने ये भी कहा कि सड़कों की तामीर जो है वो बेहतर होना चाहिए, इसके लिए भी उसने कहा। लेकिन अब जो है वो नामालूम जो मुकाम पर वो चली गई है एक बार फिर। लेकिन जो है वो सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो उस लड़के को ढूंढने की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है वो अहमद निदाल सिक्योरिटी इदारों की गिरफ्त में नहीं आ सका है। जी अच्छा उसामा मलिक, ये भी बताएगा कि हमारी कुछ दिन पहले भी हमारे नुमाइंदे से बातचीत हो रही थी और उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी जो खातून थी वो आई अहमद निदाल से 11 रोज़ तक उनके साथ ही रही, तो अचानक उनकी छोड़ जाने की क्या वजह सामने आई है? देखिए, ये अभी कुछ इसमें कुछ कन्फेक्शन नहीं, मुसद्दिका इतलात नहीं है। वो कल भी हमारी जब उससे बात हुई तो खातून का स्टेटमेंट बिल्कुल ही ऐसा चेंज होता रहता है। 5 मिनट पहले वो कुछ और बोलती हैं, 5 मिनट बाद कुछ और कहती हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि वो 6 अक्टूबर 2024 को जो है वो कराची में लैंड हुई। फिर उनकी जानिब से बताया गया कि वो मुख्तलिफ होटल्स में रहती रहीं। जब होटल्स में उनके पैसे ख़त्म हो गए तो फिर उनको वापस जाना था। इस दौरान उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया। जब कल मैंने खातून से सवाल किया कि वो आप 6 महीने से तकरीबन कहाँ थी, तो उनका कहना था कि वो दुबई में थी। कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि वो लड़के के साथ दुबई गई, फिर वापस यहाँ पर आई। लेकिन अभी जो है वो मामला बहुत मशकूक है। खातून जो है वो अपना कोई एक स्टेटमेंट पर कायम नहीं होती। 5 मिनट पहले कुछ और स्टेटमेंट देती हैं, 5 मिनट बाद कुछ और स्टेटमेंट दे देती हैं। कल रात को वो वहाँ से टीपू सुल्तान थाने से छिपा हेडक्वार्टर गई, रात उन्होंने पूरी वहाँ गुजारी, खाया पिया। आज सुबह उनका बिल्कुल माइंड चेंज हुआ। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको नीचे लाया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मिनट बाद ही वो कुर्सी से उठी और उसके बाद फिर रोड पर आई। रोड से उन्होंने फिर तमाशा लगाया और उसके बाद फिर गाड़ी में बैठकर थाने का मुतालबा किया। जब थाने उनको लेके पहुंचे तो थाने से फिर आगे पीछे हो गई। और अब जो है वो उनका कोई एक स्टेटमेंट पे कायम रहे तो केस आगे बढ़े, लेकिन वो एक स्टेटमेंट पे अपनी कायम नहीं रह रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है, एक स्टेटमेंट नहीं दी जा रही खातून की जानिब से और मामला बहुत ही मशकूक होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। खातून की ज़हनी तवाज़ुन की बात करें उसामा, तो ये भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे कहा गया कि ठीक नहीं लग रहा। और इनकी जानिब से जो डिमांड की गई है कि दुबई जाना चाहती हैं अपने शौहर के साथ, वो किन की बात करिए यहाँ पर, जो साबिका शौहर है या फिर अभी वो शादी करना चाहती है जिनसे?
देखिए बिल्कुल सना, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मैं भी उनसे करना चाह रहा था, लेकिन खातून की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। कोई वो दूसरी बात कर रही थी। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वो जो अहमद निदाल हैं उनके साथ जाना चाहती हैं या किसी और के साथ जाना चाहती हैं। कल भी जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो वो 2-2 मिनट में स्टेटमेंट चेंज कर रही थी। पहले उनका मुतालबा था कि $20,000 दिए जाएं, फिर वो $1,00,000 पर आ गई और वो बार बार अपनी स्टेटमेंट जो है वो चेंज करती रहती हैं। आज उनकी जानिब से नया मुतालबा आया कि अब मुझे अपने शौहर के साथ जाना है। कल तक उनका यही मुतालबा था कि वो पाकिस्तान में ही रहना चाहती हैं, उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप दी जाए और उसी इमारत से वो बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। लेकिन अचानक दोपहर में पता नहीं उनका माइंड बिल्कुल चेंज हुआ। उन्होंने ऑनलाइन टैक्सी बुक की और वो शारा फैसल के मकाम पर आ गई। फिर उनको वहाँ से टीपू सुल्तान थाने मुंतकिल किया गया, रात को हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया। आज वो फिर दोबारा जो है वो रोडों पर आ गई हैं। मामला बिल्कुल बहुत मशकूक हो चुका है, क्योंकि आज ये चौथा पांचवा रोज़ है वो एक बार फिर कहीं जाती हैं, कहीं वो भी टिक नहीं रही हैं एक जगह। कल इमारत में 2 रोज़ तक बैठी रही। उनका यही मुतालबा था कि मैं अहमद निदाल से मिलूंगी, लेकिन फिर वो आज कल दोबारा सड़कों पर आई। फिर आज छिपा हेडक्वार्टर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां से उठ के फिर चली गई। इसीलिए मेरे भी जब उनसे कल बात हो रही थी मुझे भी यही महसूस हुआ कि इनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। इसीलिए वो अपने बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रही हैं और आज रमज़ान छिपा की जानिब से भी यही बात कही गई कि वो बार बार अपना स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर लेती हैं। एक बात पे कायम रहें तो केस जो है वो आगे बढ़ सके। जी समय आप बिल्कुल ठीक बात करें। ये समझ नहीं आ रहा कि अहमद निदाल को अब तक सामने क्यों नहीं लेकर आया जा सका। सिक्योरिटी इदारे इस पर काम कर रहे हैं, इतना अलर्ट हैं सब, पुलिस वाले क्या इस पर मौक़िफ़ दे रहे हैं कि लड़के को सामने लेकर आना या उससे बातचीत करना इतना मुश्किल हो गया है। देखिए, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक नाकामी नज़र आती है कि एक ऐसा कोई नॉर्मल अहमद निदाल कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुल्क से फ़रार हो गया। वो अपनी गाड़ी में 2 रोज़ पहले भी वो अपनी वहीं पर मौजूद था। जब खातून की उसको इतला मिली तो वो गार्डन से अपनी गाड़ी में ही फ़रार हो गया और जाते जाते किसी को टक्कर मार के भी चला गया। उसके बाद वो कहाँ हैं, ताहाल सिक्योरिटी इदारे ये नहीं बता रहे कि वो कहाँ हैं। उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। रमज़ान छिपा ने भी आज उससे यही मुतालबा किया कि मेरे बच्चे तुम आओ, तुम बात करोगे तो मामला हल होगा, क्योंकि ये खातून उसी का मुतालबा कर रही है कि मुझे उससे मिलवाया जाए, मुलाकात करवाई जाए। लेकिन अब तक जो है वो सिक्योरिटी इदारे नाकाम दिखाई देते हैं उसको ढूंढने में। उसकी जो है वो तलाश जारी है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। जब तक वो सामने नहीं आएगा केस फिर आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि खातून का यही मुतालबा है। रमज़ान छिपा ने भी उससे इल्तिजा की कि वो आए, मैं उसके मामलात में पढ़ूंगा, मैं उससे बात कराऊंगा। दीगर जो वो हमारे रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन अहमद निदाल जो है वो ताहाल फरार है और अब तक सामने नहीं आ सका है। सिक्योरिटी इदारे ढूंढ रहे हैं लेकिन ताहाल नाकाम हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उसामा मलिक, तफसीलन हमें इस मामले पर अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत का 5 फरवरी को सुबह भर में आम तातील का ऐलान। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आम तातील का ऐलान किया गया है। बुध के रोज सुबह भर के सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर तफसीलात जान लेंगे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने कश्मीरी भाइयों पर जारी जो है मज़ालिम के खिलाफ और उनसे इज़हार यकजहती के तौर पर 5 फरवरी को आम तहतील का ऐलान कर दिया है। ये आम तहतील का ऐलान कराची समेत सुबह भर में कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 फरवरी यानी बुध के रोज तमाम तर जो सुबह भर के सरकारी नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। इसके अलावा बाख्तियार अथॉरिटीज और बलदियाती काउंसिल में भी आम तहतील होगी। उसके अलावा निजी और सरकारी तालीम इदारे भी बंद रहेंगे। जैसे सरकार ने फैसला जो है कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के तौर पर किया है। बुध के रोज सुबह भर में आम तहतील का ऐलान करके इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद नोहरियों, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले सेशन का मुस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स का 1659 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ है। इंडेक्स 1,14,865 की सतह पर पहुंच गया है। जी हाँ, आपको अपडेट करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले सेशन का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1659 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। इंडेक्स 1,14,865 की सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले सेशन का मुस्बत इख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 1,659 पॉइंट्स के इजाफे से इस वक्त बंद हुआ। इंडेक्स 1,14,865 की सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट के हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले सेशन का मुस्बत इख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 1,659 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ, जबकि इंडेक्स 1,14,865
65 की सतह पर इस वक्त पहुंच गया है। पहले सेशन का आज स्टॉक मार्केट में मुस्बत इख्तिताम नजर आ रहा है। 100 इंडेक्स 1659 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ है, जबकि इंडेक्स 1,14,865 की सतह पर पहुंच गया है। आज कारोबारी हफ्ते का 5वां रोज़ है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले सेशन का मुस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1659 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ है। इंडेक्स 1,14,865 की सतह पर पहुंच गया है। अपने नाज़रीन को आगाह करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले सेशन का मुस्बत पर इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1659 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। इंडेक्स 1,14,865 की सतह पर पहुंच गया। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे अयाज राना से। जी अयाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और मार्केट में जैसे 2 सेशन में मार्केट होती है, तो उसी वजह से पहला सेशन जो है वो पॉजिटिव रहा। मार्केट में हमने देखा 1800 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स पे नज़र आए मार्केट में, जहां इस हफ्ते हमने 3 दिन देखे कि मार्केट में मुसलसल गिरावट थी, लेकिन अब मार्केट 2 दिन में रिकवर कर गई। शहरियार बट हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मार्केट की दिख रही है, 2 दिन में मार्केट रिकवर होकर दोबारा वहीं पहुँच गई जहाँ से नीचे गिरनी शुरू हुई थी। वजूहत क्या? देखिए, ओवरऑल हम जब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे ही हम हमेशा से बात करते हैं कि है, क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कम है। वक्ती मंदी से घबराना नहीं चाहिए। हफ्ते के आगाज़ में हमने देखा कि मार्केट में रोल ओवर का प्रेशर था, फिर ऑयल सेक्टर में कुछ कंपनीज के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, जिसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। 3 दिन में 3000 पॉइंट निकल गए, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट ने पुल बैक किया। रिकवरीज की बुनियादी तौर पर इसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। एक तो यूएस कॉन्वे ने जो पाकिस्तान का विजिट किया, सेंटिमेंट लोगों में चेंज हुए, अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हुए। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट हैं आउटस्टैंडिंग है। मार्केट टेक्निकली बहुत ज़्यादा डिप साइड के ऊपर आ गई थी। 1,12,000 की सतह पर मार्केट एक टेक्निकल सपोर्ट कर रही थी, वहां से मार्केट ने पुल बैक किया और शार्प रिकवरीज हमें मार्केट में नजर आ रही हैं। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके कि इस वक्त अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर की पोजीशन तकरीबन 22 अरब से ज़ायद है, लेकिन इसके बाद अगर वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं तो फ्यूचर की पोजीशन चाहे जितनी भी ज़्यादा हो उसको कन्वर्ट करने में मसला नहीं होता। अगर वॉल्यूम्स कम होते हैं, मार्केट अगर थोड़ी चॉपी बिहेवियर कर रही होती है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो सऊदी अरेबिया से भी कहा जा रहा है कि आला सतही विजिट होगा पाकिस्तान का, न्यूज़पेपर इस तरह से कोट कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई बड़ी खबर आती है, माइनिंग इन्वेस्टमेंट इस हवाले से कोई अगर खबरें आती हैं और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कंटिन्यू बेहतर आते रहते हैं, तो मार्केट यहाँ से फर्दर अपसाइड पे आपको नजर आएगी। तो लग रहा है दोबारा बैंकिंग सेक्टर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा कि जबकि शरह सूद नीचे आ गया, अब लग रहा है कि वहाँ से फिक्स से पैसा हम कह रहे हैं निकल के मार्केट में आ रहा है, लेकिन रिजल्ट तो अच्छे हैं मार्केट। देखिए, पाकिस्तान में अगर पिछले 2 साल में देखेंगे तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ नजर आई है वो बैंकिंग स्टॉक से नजर आई है। और इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो उन्होंने तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, तकरीबन 70% के करीब अपने रिटर्न दिए पिछले 2 साल में। वजह ये थी कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई थे और गवर्नमेंट बोरिंग कर रही थी, इंटरनेशनली बोरिंग नहीं कर पा रही थी, तो लोकल बैंक से वो सारा कर्जे ले रही थी। अब इंटरेस्ट रेट नीचे आया बावजूद उसके, लेकिन फिर भी अब आपने देखा कि अब जो बैंक्स हैं वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ेंगे। ऑटो सेल्स के नंबर हमने देखे वो कंटिन्यू बढ़े, अब हाउस फाइनेंसिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे शहरियार ने बताया हमें कि मार्केट में जो इस वक्त तेज़ी की वजह थी बनी है, वो बनी है कि एक अमरीकी वफ़द जो आया उसके साथ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, साथ ही रोल ओवर का प्रेशर भी कम हो गया, जहां हम देख रहे थे कि एक लेवरेज की पोजीशन जो थी वो अब कम होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से जहां मार्केट जहां 3 दिन हमने देखा कि 3000 से ज़्यादा पॉइंट्स जो मार्केट से निकले थे वो 2 दिन में ही रिकवर हो गए और मार्केट एक अच्छी जहाँ से शुरू हुई थी इस हफ्ते, जहाँ से आगाज़ लिया था वहीं आके दोबारा अपने अख्ताम से कबल ही जो है मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि 1,14,000 की सतह जो है वो बहाल हो गई। यकीनन आज लगता यही है कि जो सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त पहले सेशन के वो एक पॉजिटिव नोट हैं, पॉजिटिव की जो तसलसल है वो नज़र आ रहा है कि आने वाला जो दूसरा सेशन होगा उसके अंदर भी मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली बनती हुई हमें नज़र आ रही है। गो के पेशन गोई नहीं की जा सकती क्योंकि मार्केट है, इसके किस करवट जाएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन सेंटिमेंट्स यही बता रहे हैं कि मार्केट जो है आज जब अपना अख्ताम करेगी तो एक अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ अपना अख्ताम कर सकती है। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले सेशन का मुस्बत इख्तिताम। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, ये भी बताएगा कि मज़ीद क्या लगता है कि और इंडेक्स कितना मज़ीद ऊपर जा सकता है, कितने पॉइंट्स और इजाफा होगा? इस वक्त तकरीबन 1,14,800 की सतह के करीब जो है 100 इंडेक्स ट्रेड होता हुआ हमें दिख रहा है और लग यही रहा है कि मार्केट जो है वो अब मज़ीद अपनी जो है अगर इस पर 100 से 200 पॉइंट्स का इजाफा देखें तो मार्केट जो है वो 1,15,000 की सतह भी अबूर कर सकती है। मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हम जैसे कह रहे हैं, जहाँ हम उम्मीद लगाए बैठी थी कि अगर शरह सूद में मज़ीद कमी होती तो मार्केट जो एक अच्छी रैली बना सकती थी, लेकिन मार्केट के अंदर देखा यह गया कि शरह सूद में सिर्फ 1% की कमी थी। उसके बाद जो रिजल्ट्स आए और वो इतने बेहतर नहीं
नहीं थे, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर जो है वो एक प्रेशर देखा गया। लेकिन अब कहा जा रहा है जो जैसी बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे तो उसकी वजह से मार्केट को एक सपोर्ट मिली है। साथ ही जहां हम देखते हैं मार्केट डिप साइड पे जाती है, यानी जैसे जैसे मार्केट जब नीचे की तरफ जाती है फिर एक गुंजाइश बनती है मार्केट के अंदर कि नए सरमायाकार आके इसके अंदर जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। जो वही देखने में आया कि मार्केट जैसी 1,12,000 की सतह पे पहुंची उसके बाद से मार्केट में दोबारा जो है वो अपने बाउंस बैक किया और मार्केट ने तेज़ी से अपने पॉइंट्स जो खोए थे उसको दोबारा से गेन किया और मार्केट एक अच्छी जो है सेंटिमेंट्स के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है और सरमायाकारी जारी है। लग रही यही है जैसे जैसे जब मार्केट बुलंद सतह पर जाती है तो शेयर्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सरमायाकार थोड़े मोहताद हो जाते हैं क्योंकि उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थोड़ी आनी रुक जाती है, जिसकी वजह से मार्केट पे हम देखते हैं कि सेलिंग प्रेशर बनता है क्योंकि मुनाफे के खातिर जो है वो शेयर्स बेचे जाते हैं। यही वजह बनती है कि मार्केट जो है वो हम जब बुलंद तरीन सतह पे होती है तो उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और वही देखने में आया था। उसके बाद मार्केट ने जैसी डिप साइड की तरफ गई, मार्केट दोबारा से पीछे की तरफ हुई तो उसके बाद उसके अंदर गुंजाइश पैदा हुई और मार्केट के अंदर नए सरमायाकार आए, जिसकी वजह से मार्केट ने एक बार फिर अपना जो है वो जो सेशन है उसको हम देख रहे हैं कि तेज़ी का रुझान की तरफ बढ़ा और मार्केट जो है आगे की तरफ बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। जी, मार्केट आगे की तरफ बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले सेशन का मुस्बत इख्तिताम अयाज खान हमें अपडेट कर रहे थे। अयाज, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह से जर्मन के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द का एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि 350 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड मंसूबा दुनिया का दूसरा बड़ा मंसूबा होगा। तफसीलात जान लेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सिंध में तवानाई के ऊपर तेजी से काम हो रहा है और इस सिलसिले में वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह से जर्मनी के वक्त की अहम मुलाकात हुई है और यहाँ मुलाकात में वक्त का एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार किया। ये बात सामने आई, वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि 350 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड मनसूबा दुनिया का दूसरा बड़ा मनसूबा होगा और बताया कि वज़ीर तवानाई ने वक्त को एनर्जी सेक्टर के मुख्य मनसूबे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी है और सुबह सिंध सोलर और विंड एनर्जी के वसाइल से माला माल है, ये सूबाई वजीर का कहना है। और साथ ही कहा है कि मुल्क और गैर मुल्की सरमायाकार जो है सिंध के एनर्जी सेक्टर में मुनाफा बख्श सरमायाकारी करने में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और ये भी देखा गया है कि जैसे कि थर्ड कोल के बाद जो है अब जैसे कि सिंध हुकूमत जो है सोलर विंड एनर्जी की तरफ जा रही है ताकि सस्ती बिजली दे सके, उसके लिए इकदाम उठा रही है। मुख्तलिफ ममालिक जो है जैसे कि आपका विंड कॉरिडोर में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं, उसी तरीके से मुख्तलिफ जो हाइब्रिड जो एनर्जी की है उसके ऊपर सरमायाकारी से मुल्क में एक तो सरमायाकारी आएगी और सुबह सिंध में यहाँ पे सस्ती बिजली मिल सकेगी और उसके लिए यहाँ पे देखा गया एनर्जी सेक्रेटरी मुसद्दिक खान ने वक्त को जारी और मुस्तकिल मंसूबा तफसीली ब्रीफिंग दी है और ये बताया गया कि सिंध सोलर प्रोजेक्ट के जो PD जो है उस पर उनको ब्रीफिंग दी है जिसमें बताया कि तेजी से काम हो रहा है और ये प्लानिंग दी जा रही है कि 200 जो यूनिट बिजली इस्तेमाल करने उनको कैसे बिजली सस्ती देंगे, उसके बाद 300 यूनिट इस्तेमाल करने उनको कैसे देंगे, इस पर कुछ दिलचस्पी ली और कहा है कि सिंध में बड़ी तलब है और उसको उस तलब को जो है नए मंसूबे से मुकम्मल किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। मुस्लिम ममालिक में सियाहत को फ़रोग देने के लिए पायदार सियाहती फ़ोरम का इनेकाद किया गया। बिजनेस कम्युनिटी और बैनुल अक़वामी सफारती वफूद की फ़ोरम में शिरकत। साबिक़ सदर FPCCI ज़ुबैर तुफ़ैल कहते हैं कि मुस्लिम ममालिक के लोग अमेरिका यूरोप जाने के बजाय इस्लामिक ममालिक जाएँ। तुर्की और मलेशिया में सैकड़ों सियाह दुनिया भर से आते हैं। इस्लामी ममालिक आपस में एक दूसरे की सियाहत को फ़रोग दें। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे काविश महमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें सयाहत को फ़रोग देने के हवाले से सस्टेनेबल फ्यूचर फोरम के उन्वान से कराची के मकामी होटल में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। देखा कि जो इस्लामी ममालिक के मंदूबीन हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। मेरे साथ ज़ुबैर तुफ़ैल मौजूद है। ज़ुबैर साहब, कल का दिन भी अच्छा गया, मुख्तलिफ चैलेंजेस पर भी बात हुई, इस्लामिक टूरिज़म को फ़रोग देने की बात हो रही है, आज क्या डिस्कस हुआ? ये इस्लामिक टूरिज़म तो मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी मुसलमान ममालिक हैं वो आपस में एक दूसरे के मुल्कों में टूरिज़म करें, बजाय इसके कि अमेरिका जाएं या यूरोप जाएं। हमें चाहिए कि अपने पैसे जो हैं वो ब्रादर मुस्लिम मुल्कों के अंदर खर्च करें ताकि उनकी इकॉनमी भी चले। और हमारे इस्लामिक मुल्कों में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ टूरिज़म के लिए बेहतरीन जगहें भी हैं, प्लस उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पे तुर्की है, तुर्की में मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं दुनिया से, यूरोप से, अमेरिका से। इसी तरह मलेशिया है, मलेशिया में भी जो है वो टूरिस्ट जो हैं तमाम दुनिया से आते हैं, मिलियंस में आते हैं। तो हमें चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ जो है
राब्ता बढ़ाएं, एक दूसरे के मुल्क में जाएं। और जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी टूरिज़म की जगह हैं, ख़ास तौर पे नॉर्थ में, गिलगित बल्तिस्तान में। अब वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता होटल्स भी बन रहे हैं। तो हम और हमारा मुल्क जो है निस्बतन दूसरे मुल्कों के उसकी कीमतें जो हैं काफ़ी कम हैं। और उससे फिर ये होता है कि जैसे आजकल पाकिस्तानी लोग हैं वो ख़ुद से नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे मुल्कों में जाने में उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, हवाई टिकट लेते हैं और चीज़ें होती हैं। तो हमें आपस में मिल के चलना चाहिए। और मुस्लिम मुल्क जो हैं, पाकिस्तान के तकरीबन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं इसके इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डेवलपमेंट के। तो हमें आपस में जो है डेवलपमेंट, आपस में टूरिज़म बढ़ाना चाहिए। जुबैर तो फिल्म मेरे साथ मौजूद थे, कहते हैं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस सिलसिले में जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनको मिल बैठना होगा और कोशिश करनी होगी कि जो सयाहत से मुतालिक इंडस्ट्री है उसको फ़रोग दिया जाए। और साथ ही साथ जो इस्लामी ममालिक हैं उनके दरमियान ये रवाबित कायम करने के हवाले से ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी अमीर हुसैन कादरी के गिर्द घेरा तंज। अमीर हुसैन कादरी को बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाना महंगा पड़ गया। बोर्ड के खजाने से 10 लाख रुपए क्यों खर्च किए? सिंध हुकूमत ने अमीर हुसैन कादरी को सरेंडर कर दिया। अमीर हुसैन कादरी की खिदमत वापस महकमा कॉलेज तालीम के सुपुर्द कर दी हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, अमीर हुसैन कादरी की खिदमत वापस महकमा कॉलेज तालीम के सुपुर्द कर दी गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने आला सानी बोर्ड यानी इंटरमीडिएट बोर्ड कराची में हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगाने वाले सेक्रेटरी जो है इंटरमीडिएट बोर्ड जो है अमीर हुसैन कादरी, जिनको ओहदे से फारग करके उनको जो है उनको सरेंडर कर दिया है। इस हवाले से महकमा जामियात और बोर्ड सिंध ने वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद उनकी खिदमत वापस महकमा कॉलेज तालीम के सुपर्द कर दिए हैं। 19 ग्रेड के एसोसिएट प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी जो इंटरमीडिएट यानी आला सानी बोर्ड में बतौर सेक्रेटरी के ओहदे पर डेपुटेशन की बुनियाद पर तैनात किए गए थे, लेकिन कुछ दिन कबल जो है वो बगैर किसी इजाज़त के एक निजी तकरीब में शिरकत के लिए बरतने चले गए थे। उन्होंने सिंध सरकार से इजाज़त नहीं ली थी और इंटरमीडिएट बोर्ड से उन्होंने 10 लाख रुपए जो खर्चा था वो अदा किया, जिसके बाद जो सिंध हुकूमत ने उनके जो मुअत्तल किया था। लेकिन मुअत्तल के बावजूद जो है शख्स ने ओहदा नहीं छोड़ा, ओहदे पर विराजमान रहे और सिंध हुकूमत ने इनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया और तहकीकाती कमेटी ने इनसे वजाहत मांगी और उन्होंने जो वजाहत फराहम की उस वजाहत से कमेटी जो है उन्होंने जो अदम एतमाद का इज़हार किया, लेकिन वजाहत करने में नाकाम रहे, जिसके बाद इस कमेटी ने वज़ीर-ए-आला सिंध को सिफारिश की कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको ओहदे से सरेंडर किया जाए। उसके बाद जो है सिंध हुकूमत ने इनको ओहदे से सरेंडर करके यानी इनकी खिदमत वापस महकमा कॉलेज तालीम को सुपर्द कर दी है और इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने के बजाय इनको सिर्फ ओहदे से सरेंडर कर दिया गया। लेकिन इन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने आला सानी बोर्ड में लाखों यानी हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगाया, उनकी जो पेपर थे उनमें हेर फेर किया, जिसके बायस जो उनके वालिदैन सरापा एहतजाज बने। लेकिन ये शख्स जो है बगैर किसी इजाज़त के छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए यानी बरतानिया के, वहाँ पर एक तकरीब में शिरकत की और 10 लाख रुपए भी इंटरमीडिएट बोर्ड के खजाने से अदा किए, जिस बाद सिंध हुकूमत ने सिर्फ बरामी का इज़हार किया था, इनके खिलाफ सख्त ताज़ीबी कार्रवाई का फैसला किया था। लेकिन आज जो सिंध हुकूमत ने उनको सिर्फ ओहदे से सरेंडर करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लेकिन ये जो हेर फेर का मामला है, नताइज में बच्चों के मुस्तकबिल का, उस मामले में ये मुलव्वस पाए गए थे। लेकिन इस वक्त जो तहकीकात का अमल जारी है, लेकिन इसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ ओहदे से सरेंडर कर दिया गया है। जी आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत का महकमे के दफ्तरों का दौरा, सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का लियाकत लाइब्रेरी का दौरा, अफसरान की अदम मौजूदगी पर सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली का बरहमी का इज़हार, गैर हाजिर अफसरान और मुलाज़मीन से फौरी वज़ाहत मांग ली। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह आज निकले हैं सुबह को अचानक अपने महकमा सकाफ़त के जो मुख्तलिफ दफातर हैं उनका दौरा किया। वो लियाकत नेशनल लाइब्रेरी पहुंचे हैं और वहाँ लाइब्रेरी में अफसरान की अदम मौजूदगी पर सूबाई वज़ीर ने बरहमी का इजहार भी किया है और उन्होंने कहा है कि गैर हाज़िर अफसरान और मुलाजमीन से तहरीरी तौर पर वजाहत भी मांगी है। और सूबाई वज़ीर ने लियाकत नेशनल लाइब्रेरी के मुख्तलिफ सेशंस का दौरा भी किया और लाइब्रेरी में तलबा से मुलाकात की है। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में सफाई और पानी के इंतजाम का भी जायजा लिया।
और उन्होंने कहा है कि अफसरान अगर सुबह को 9 बजे नहीं पहुंचेंगे लियाकत नेशनल लाइब्रेरी या महकमा सकाफत के दफातर में तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आजिज समाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध असम्बली इजलास, आज के इजलास का एजेंडा जारी। महकमा कानून और पार्लिमानी उमूर पर वक्फा सवालात होगा। वाइस चांसलर्स की तकरीरी पर पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। जामियात के वाइस चांसलर की तकरीरी के बारे में नया कानून मंजूर होने का इम्कान। पीपल्स बस के किराए के मुतालिक फौजिया हमीद का तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। आजिज जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी हाँ, सिंध असेंबली में आज एक अहम कानून साजी होने जा रही है। ये जो बिल पेश हुआ था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, सिंध भर की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तकरीरी के बारे में जो नया कानून है उसकी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी और कभी इम्कान ये है कि ये कानून आज सिंध असेंबली से मंजूर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन इसकी मुखालिफत कर रही है, लेकिन ये इंतहाई अहम कानून है जो हुकूमत बहरहाल आज मंजूर कराना चाहती है। अब इजलास शुरू हो, 2 बजे जो है इजलास का वक्त है। इसके अलावा सिंध असेंबली में जो है सिविल कोर्ट के कानून में तरमीम का एक बिल भी शामिल है। मुख्तलिफ अरकान की तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं, महकमा कानून और पार्लियामानी उमूर पर वक्फ सवालात है। जो तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं उनमें पीपल्स बस के किरायों के मुतालिक फौजिया हमीद का एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है, जबकि केबी फीडर की लाइनिंग के मुतालिक नजम मिर्जा का एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। ये तमाम आज के एजेंडा में उमूर शामिल हैं। जी आजिज जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। पेट्रोल ₹1.24 महंगा करने की तजवीज़ दी गई। मंजूरी के बाद पेट्रोल 256.13 रुपये से बढ़कर 257.37 रुपये फी लीटर हो जाएगा। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। जी, देखा जाए आवाम के लिए मजीद महंगाई बढ़ने जा रही है और देखा जाए पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा करने की तजवीज़ भेजी गई है और ज़राए ने कहा है कि 1 लीटर पेट्रोल ₹1.24 महंगा करने की तजवीज़ है और अगर मंजूरी मिलती है तो मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल ₹256.13 से बढ़कर ₹257.37 पर पहुँच जाएगा। साथ ही 1 लीटर हाई स्पीड डीजल जो है तकरीबन जो है ₹4.49 महंगा करने की तजवीज़ दी गई है और अगर मंजूरी मिलती है और यहाँ पे हाई स्पीड डीजल जो ₹260.95 से बढ़कर ₹265.44 पर पहुंच जाएगा। साथ ही 1 लीटर जो मिट्टी का तेल ₹5.94 महंगा करने की तजवीज़ है। साथ ही इसके साथ जो लाइट डीजल है वो ₹5.05 महंगा करने की तजवीज़ है और यहाँ मंजूरी मिलने के बाद नई कीमतों का इत्तलाक 1 फरवरी 2025 से होगा और मंजूरी के बाद नई कीमतें अगर मंजूर होती हैं तो अगले 15 रोज तक इस पर अमल दरामद होगा। यहाँ पे देखा जाए कि जैसे कि आपकी रिफाइनरी जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो सब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो टैक्स लगे हैं उसकी वजह से बोझ बढ़ गया है। हालांकि देखा जाए आदमी मार्केट में अगर अब पिछले 15 दिनों में जो खाम तेल की कीमतों में जो कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़ भेजी गई है। जी, सिटी 21 की काविश रंग ले आई। कैंट स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में टोकन सिस्टम ने काम शुरू कर दिया। शहरी लंबी कतारों में घंटों ज़ाया करने से बच गया है। शहरी टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और सिटी 21 की खबर जो है वो रंग ले आई है। सिटी 21 आए रोज़ आपको ये दिखाता था कि कराची कैंट स्टेशन पर आने वाले जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, वो किस तरीके से जो है वो घंटों तवील लाइन पे लगते हैं बगैर किसी टोकन सिस्टम के। यहाँ पर जो वो तवील लाइन में जो है वो यहाँ के मुसाफिरों को टिकट के उसूल के लिए यहाँ पर लगना पड़ता है, जिसमें अगर कोई शहरी बाहर पैसे लेने के लिए जाते हैं या किसी दूसरी मालूमात के लिए निकलते हैं तो उनकी लाइन में से उनका नंबर जो है वो कट ऑफ हो जाता है और दोबारा में उनको जो है वो मालूमात के लिए या फिर टिकट की बुकिंग के लिए जो है वो दोबारा जो है वो लाइन में लगना पड़ता है, जिसके लिए जो है वो घंटों का वक्त जो है वो ज़ाया होता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो ये देखा जा रहा है कि रेलवे इंतजामिया की जानिब से कराची कैंट स्टेशन पर जो है वो टोकन सिस्टम का जो है वो इंतज़ाम कर दिया गया है। यहाँ पर शहरी आ रहे हैं और अब यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है वो अपनी टिकट की बुकिंग के लिए जो है वो यहाँ से टोकन ले रहे हैं। इस टोकन को मैं लेके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मशीन जो है वो अब नक्स कर दी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन अपर क्लास के लिए जो है वो मशीन लगाई गई, जबकि सुबह 8 से रात 9 बजे तक इसका टाइम है। और बुकिंग के लिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो मेरी जो है वो पर्ची आती है, यानी मेरा टोकन सिस्टम है और मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है इस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर जो स्क्रीन है उस पर जो है ये टोकन सिस्टम के जो है वो नंबर सीरीज़ जो है वो चलती है और यहाँ पर एक सिस्टम है अंदर टिकटिंग ऑफिसर के पास जो उसको जो है वो क्लिक करते हैं तो उसके बाद
बाद जो दूसरे शहरी का जो है वो कतार में नंबर आ जाता है और वो बासानी जो यहाँ से अपना नंबर ऊपर देख के जो है वो आगे जाके लग सकते हैं। यानी अब किसी किस्म की जो है वो शहरियों के साथ ज्यादती नहीं है कि वो लाइन में लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं, या उन्हें जो है वो देखा नहीं जा रहा। यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि सिस्टम पे आपने अपना एलसीडी के ऊपर देखने के कौन सा नंबर चल रहा है और फिर आपने यहाँ पे आके जो है वो खड़े हो जाना है, या फिर यहाँ पे जो वो अलार्म भी बजता है जब जो यहाँ पे टिकटिंग ऑफिसर है अपने नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट शहरी के नंबर पे जो है वो कॉल करेगा। तो यहाँ से जो शहरी यहाँ पर जो बैठे हुए होंगे वो जाके जो वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कितना डिसिप्लिन वाला यहाँ पर माहौल लग रहा है कि चंद अफराद जो है वो अपने नंबर के करीबी नंबर के जो लोग हैं वो जाकर खड़े हो रहे हैं। तो लिहाजा रेलवे इंतजामिया ने जो इकदाम किया है, इससे टिकटिंग ऑफिसर्स को भी जो है वो काफ़ी जो है वो उनके जो एक लंबी कतार यहाँ पर लगती है उसमें भी जो है वो उनको सुकून मिला है। और यहाँ पर भी जो शहरी हैं वो बासानी जो है वो किसी भी जो है वो 2-3 घंटे के इंतज़ार से बच के जो है वो यहाँ पर जो अपने कतार में नंबर लेके जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। जी।